नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में सेकेंड यूनिट यानी विद्युत धारा के जो सेकेंड यूनिट है उसी के जो टॉपिक है जिसमें जो हम लोगों ने पहले कवर कर चुके हैं 5th चैप्टर में किरचॉफ ओम के नियम और विद्युत चालन के बारे में, जो भी विद्युत धारा के बारे में पढ़ना था। और इस चैप्टर में इस वीडियो में कवर करेंगे किरचॉफ के नियम, मीटर सेतु और विभव मापी और परिपथ के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम क्या होता है? तो चूंकि हम लोगों ने ओम के नियम के बारे में तो पढ़ चुके हैं, ओम का जो नियम है वो सिर्फ सरल परिपथ के लिए यानी कि सरल परिपथ में विद्युत धारा और उल्टता ज्ञात करने के लिए उपयोगी है। लेकिन यदि जटिल परिपथ जिसमें अनेक प्रतिरोधक हो, अनेक सेल जुड़े हों, तो उसके भिन्न भिन्न भागों में धारा और उल्टता को ज्ञात करने के लिए किरचॉफ ने दो नियम दिया और इनका पूरा नाम गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ। इन्होंने इन दोनों नियम को 1842 में दिया था और इन दोनों नियम से ही और इनके नाम पे इस नियम को रखा गया और इन्हें किरचॉफ का नियम बोलते हैं। तो किरचॉफ का प्रथम नियम है, इस नियम को धारा नियम अथवा संधि नियम भी कहते हैं। और इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का योग शून्य होता है। यानी इस नियम के अनुसार जिससे कोई संधि है और इस पे जो भी धारा आ रहा है और धारा जा रहा है, तो इसका जो यहाँ योग होगा, यहाँ जितने भी धारा जो आ रहा है उसका योग होगा, उसका योग 0 होगा। इसका मतलब इस संधि पर यानी कि इस ज्वाइंट जो है, जो तार को भिन्न भिन्न प्रतिरोधक को ज्वाइन किया गया है बिंदुओं पर, जितना धारा आ रहा है उतना धारा चला जा रहा है। जैसे कि I1 जो है इस बिंदु पे आ रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो प्रथम नियम का जो चिन्ह परिपाटी है यानी साइन कन्वेंशन, जिसको साइन कन्वेंशन बोलते हैं, यानी कि कब धारा को ऋणात्मक लेना है और कब धारा को धनात्मक लेना है। तो जब धारा संधि यानी कि जो ज्वाइंट है इसकी तरफ आ रही होती है तो उसे धनात्मक लेते हैं, और इससे जो धारा दूर जा रही है उसे ऋणात्मक लेते हैं। जैसे I1 जो है ये इस ज्वाइंट की तरफ जा रहा है तो यहाँ I1 जो है पॉजिटिव होगा, और I2 जो है ये भी इस ज्वाइंट की तरफ जा रहा है तो ये भी पॉजिटिव होगा। और I3, आप I3 को देख लीजिए, ये जो है इस ज्वाइंट से दूर जा रहा है इसलिए इसे ऋणात्मक लेंगे। और I4 इस ज्वाइंट की तरफ आ रहा है यानी ज्वाइंट की ओर आ रहा है इसलिए इसको पॉजिटिव लेंगे। और I5 जो इस संधि से दूर जा रहा है तो इसको माइनस लेंगे। I5 इक्वल टू, और ये इक्वल टू होगा 0। यानी कि इसका जो चिन्ह परिपाटी है, जो संधि की जो धारा संधि की तरफ आ रही है उसको धनात्मक लेंगे, और जो धारा इस संधि से दूर जा रही है उसको ऋणात्मक लेंगे, और उसका योग जो होगा वो 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो जितना धारा इस संधि पे आ रहा है उतना ही धारा इस संधि से होकर जा रहा है, यानी कि यहाँ से जा रहा है। यानी धारा I1, I2 और I4 इस संधि की ओर आ रहा है और I3, I5 जो है इस संधि से दूर जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बिंदु O पर यानी इस ज्वाइंट पर कोई भी आवेश का जो है विनाश नहीं हो रहा है, यानी आवेश नष्ट नहीं हो रहा है। जितना आवेश आ रहा है उतना आवेश जा रहा है। इसलिए यह नियम आवेश संरक्षण का नियम को व्यक्त करता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पे आपको न्यूमेरिकल बहुविकल्पीय प्रश्न क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, और इस पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रथम नियम को जो है अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसे इसे धारा के नियम भी कहते हैं, संधि नियम भी कहते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। और यह आवेश संरक्षण का नियम को व्यक्त करता है, यानी कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वह आवेश संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। और क्यों व्यक्त करता है? क्योंकि किसी परिपथ में अस्थायी धारा प्रवाहित होती है तो परिपथ के किसी भी संधि पर ना तो कोई आवेश संचित होता है
और ना ही वहाँ से कोई आवेश हटाया जा सकता है। आप इससे आप समझ सकते हैं कि जो भी धारा यहाँ आ रहा है इस संधि पर, वो फिर वापस चला जा रहा है, यानी कि जितना आएगा उतना चला जाएगा। कोई आवेश जो है उस संधि पर संचित नहीं होता है और ना वहाँ से कोई आवेश हटाया जा सकता है। तो यदि पूछे कि आवेश संरक्षण का नियम कैसे व्यक्त करता है, तो आप इतना मेंशन कर दीजिएगा। तो ये था किरचॉफ का प्रथम नियम यानी फर्स्ट लॉ। तो इस जो भी मैं इसमें बताया उसको आपको ध्यान में रखिएगा, और ये चिन्ह परिपाटी को भी ध्यान में रखिएगा कि जब धारा संधि की ओर आती है तो उसे धनात्मक लेते हैं, और जब इससे दूर जाती है तो उसे ऋणात्मक लेते हैं। अब बात करते हैं किरचॉफ के सेकंड लॉ यानी दूसरा नियम क्या कहता है। दूसरा नियम क्या होता है उसको चलिए समझते हैं। दूसरा नियम है, इस नियम के अनुसार किसी बंद विद्युत परिपथ के प्रत्येक भाग में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तथा उसके प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय योग परिपथ में लगे कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यानी बंद परिपथ का मतलब आप समझ रहे हैं, और उसमें जो भी प्रतिरोध है और उस प्रतिरोध से होकर जो धारा प्रवाहित हो रहा है उसके गुणनफल का बीजीय योग परिपथ में लगे जो कुल विद्युतवाहक बल है उसके बराबर होगा। तो और इस नियम को जो है इसे वोल्टता नियम अथवा लूप नियम भी कहते हैं। इसका नाम जो है आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। प्रथम नियम में भी मैं बताया था कि आपको उल्टा नियम भी बोल सकता है और लूप नियम भी बोल सकता है। तो नाम को ध्यान में रखिएगा तो आसानी से समझिएगा कि ये दूसरे नियम के बारे में बात कर रहा है या प्रथम नियम के बारे में। तो किरचॉफ का दूसरा नियम यह है, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल का जो योग होगा किसी बंद परिपथ में, वह उसमें लगे विद्युतवाहक बल, जितने भी विद्युतवाहक बल होंगे उसके योग के बराबर होगा। तो सबसे पहले दूसरे नियम का जो साइन कन्वेंशन यानी चिन्ह परिपाटी है उसको समझ लेते हैं कि कब धनात्मक लेना है धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को, और कब विद्युतवाहक बल को धनात्मक और ऋणात्मक लेना है। तो चलिए पहले चिन्ह परिपाटी को अच्छे से समझ लेते हैं। तो चलिए इसके चिन्ह परिपाटी को समझते हैं। चिन्ह परिपाटी है, किसी प्रतिरोध के अनुदिश धारा की दिशा में चलने पर धारा और प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक तथा विपरीत दिशा में चलने पर गुणनफल ऋणात्मक लिया जाता है। यानी कि सबसे पहले हम लोग खुद से डिसाइड करते हैं कि परिपथ में चलना कैसे है। यानी कि जैसे कि ये धारा जो है प्रवाहित हो रहा है और इसमें हम लोग डिसाइड करेंगे कि इसमें चलना कैसे है। यानी कि यदि हम ऐसे चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो जो I1 R1 होगा, क्योंकि जो इसकी जो दिशा है जो हम लोग चल रहे हैं वह इसी की दिशा में चल रहे हैं, तो इसी की दिशा में यदि चलेंगे तो इसको धनात्मक लेंगे। I1 और R1 की जो दिशा है वह धनात्मक होगा। और यदि इसके विपरीत दिशा में चलें, जैसे कि आप देख लीजिए R2, इस लूप के लिए हम लोग इस दिशा में चल रहे हैं यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, और ये जो धारा है वह इसके विपरीत आ रहा है। आप देख सकते हैं इस धारा जो है विपरीत आ रहा है, तो I2 और R2 और I2 का जो गुणनफल होगा वो ऋणात्मक होगा। यानी कि हम लोग खुद से डिसाइड करेंगे कि परिपथ में चलना कैसे है, और ये धारा का जो साइन है वो दिया रहेगा। तो ये खुद से डिसाइड करना है। और यदि धारा के दिशा में ही चल रहे हैं तो प्रतिरोध और धारा का गुणनफल धनात्मक होगा, और यदि उसके विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो वो ऋणात्मक होगा। तो इसमें यही बोल रहा है। और दूसरा है, किसी सेल के अनुदिश ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर चलने पर विद्युत वाहक बल धनात्मक तथा धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड की ओर चलने पर ऋणात्मक माना जाता है। जैसे हम लोग इस परिपथ में एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं और इसमें जो धारा है ये जो बड़ा है इसको धन बोलते हैं और इसको छोटा को ऋण बोलते हैं। तो ये जो है इस परिपथ में हम लोग धन से ऋण की ओर जा रहे हैं, और जबकि इसमें बोला है कि ऋण इलेक्ट्रोड से यदि धन इलेक्ट्रोड की ओर चलेंगे तो विद्युत वाहक बल को धनात्मक लिया जाएगा, और इसमें हम लोग धन से ऋण की ओर जा रहे हैं और ऋण से धन की ओर चलेंगे तो वो धनात्मक माना जाएगा।
तो इसलिए E2 जो है वो ऋणात्मक होगा। और ये जो E1 है सेल, इसमें देखिए, इसमें हम लोग ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर जा रहे हैं, तो इसलिए यह धनात्मक होगा। तो ये था चिन्ह परिपाटी। एक बार और अच्छे से समझ लीजिए। जो सेल है उसमें ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर चलने पर धनात्मक माना जाएगा और इसके विपरीत चलने पर ऋणात्मक माना जाएगा। और परिपथ के लिए इसमें जो धारा प्रवाहित हो रहा है और यदि उसकी दिशा में चल रहे हैं तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक होगा, और यदि विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो ऋणात्मक होगा। जैसे इसमें धारा जो है इस तरफ बह रहा है और हम लोग इसी दिशा में यदि चलेंगे, यानी जैसे जो एरो दिखाया गया है इसी दिशा में चलेंगे, तो इससे I1 और R1 का जो गुणनफल होगा वो धनात्मक होगा। और जैसे ये I2 जो है इधर आ रहा है और हम लोग इस ऐसे जा रहे हैं, यानी एरो का साइन ऐसे है, तो इसलिए यह ऋणात्मक होगा। तो ये था चिन्ह परिपाटी। इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि चिन्ह परिपाटी लिखने के लिए एग्जाम में बोलता है। तो जो भी है इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो दूसरे नियम को उदाहरण से समझते हैं। जैसे ये परिपथ है जिसको आप देख लीजिए, इसमें दो लूप है, एक ये लूप है और एक ये। तो इसमें सेल जो है E1 है और E2 है, और प्रतिरोध R1, R2 और R3 इसमें है। तो जो फर्स्ट लूप, यानी पहले फर्स्ट लूप का जो दूसरा नियम के अनुसार लिखेंगे कि इसका समीकरण कितना होगा। तो फर्स्ट लूप में E1 और E2 है और R1 और R2 प्रतिरोध है। तो फर्स्ट लूप को हम लोग चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी जो है ऐसे चलती है और हम लोग ऐसे चल रहे हैं, तो इन एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो हम लोग चिन्ह परिपाटी को अच्छे से समझ लिए हैं। चिन्ह परिपाटी में मैं अच्छे से समझा दिया हूँ कि जब हम, तो देखिए धारा को जो दिशा है वो निर्धारित किया गया है इसमें, और हम लोग चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो जो I1 जो R1 का जो गुणनफल होगा वो धनात्मक होगा, क्योंकि इसी की दिशा में हम लोग चल रहे हैं जिसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, और धारा की जो दिशा है वह इस लेफ्ट की तरफ है, यानी दाएं की तरफ, बाएं की तरफ है। तो उसी दिशा में चल रहे हैं, तो इसलिए धनात्मक होगा। और I2 R2 जो है इसमें जो है धारा की दिशा जो है लेफ्ट की तरफ है, और हम लोग चल रहे हैं राइट की तरफ। इसके अनुसार देखें तो ये राइट की तरफ चल रहे हैं, तो इसलिए ये ऋणात्मक होगा। और इक्वल टू, और सेल के लिए बताया था कि ऋण से धन इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे तो धनात्मक होगा। और E2 में देखिए हम लोग धन से ऋण की ओर जा रहे हैं, तो इसलिए यह ऋणात्मक होगा। और E1 में ऋण से धन से ऋण से धन की ओर जा रहे हैं, तो इसलिए यह धनात्मक होगा। तो फर्स्ट लूप का जो इक्वेशन होगा, समीकरण होगा, वो इतना होगा। अब बात करते हैं सेकंड लूप का। सेकंड लूप में सिर्फ E2 आ रहा है, E2 सेल आ रहा है, और R2 आ रहा है, और R3 आ रहा है। तो बंद लूप के लिए आप इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज ही चलेंगे। तो इसमें जो धारा की दिशा है वो राइट की तरफ है, और हम लोग भी एंटी क्लॉकवाइज, यानी जो एरो है ये राइट की तरफ ही है। तो इसलिए, और इसमें धारा जो है प्रवाहित हो रहा है I1 प्लस I2, तो R3 का गुणनफल जो होगा और I1 प्लस I2 का गुणनफल वो धनात्मक होगा। और I2 R2 का गुणनफल भी धनात्मक ही होगा, क्योंकि उसी के दिशा में चल रहे हैं। और E2 जो है ये भी धनात्मक होगा, क्योंकि ऋण से हम लोग धन इलेक्ट्रोड की ओर जा रहे हैं। तो यही था किरचॉफ का दूसरा नियम। इसको इस पर क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। अभी के लिए मैं एक उदाहरण देकर समझा दिया हूँ। तो चलिए इस पर क्वेश्चन करेंगे। तो इससे पहले इस नियम के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। यह नियम जो है, दूसरा नियम जो है किरचॉफ का दूसरा नियम, ऊर्जा संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम को क्यों व्यक्त करता है? क्योंकि इसमें जो बैटरी से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह प्रतिरोध में जो ह्रास होता है ऊर्जा उतना के बराबर होता है। तो इसलिए ऊर्जा संरक्षण के नियम को व्यक्त करते हैं। जितना उत्पन्न होगा उतना ह्रास होगा, यानी ना तो ज़्यादा उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो दूसरा नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। और जो भी नाम से जाना जाता है उसको आपको ध्यान में रखिएगा। और प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। जो इससे जो है ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि दूसरा नियम कौन से नियम का संरक्षण का बात करता है, आवेश या ऊर्जा का, तो आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए इन दोनों पर यानी किरचॉफ के नियम पर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है ये किरचॉफ के प्रथम नियम पर क्वेश्चन है।
परिपथ में धारा I का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये जो परिपथ है इसमें I का वैल्यू ज्ञात करना है। आप इस परिपथ को देख लीजिए, इसमें ज्वाइंट जो है 3 जगह है, यानी कि 3 जगह पे ज्वाइंट है, एक यहाँ है और एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें धारा जो है आप देख रहे हैं कि इस ज्वाइंट पे जो धारा है वह 1.2 एम्पियर और 0.7 एम्पियर आ रहा है, और इससे जो जाने वाली धारा है वह सिर्फ I1 है, और आने वाली धारा, ये दोनों आने वाली धारा है और जाने वाली सिर्फ I1 है। तो I1 इक्वल टू आने वाली, I1 जो है जाने वाली है और दोनों जो है आने वाली है, तो इसलिए दोनों का योग I1 के बराबर होगा। तो I1 इक्वल टू कितना होगा, 1.2 और प्लस 0.7 इक्वल टू 1.9 एम्पियर, यानी I1 का वैल्यू 1.9 एम्पियर होगा। अब नेक्स्ट जो जंक्शन है वो यहाँ है, और यहाँ से आने वाली जो धारा है I1 है और जाने वाली धारा I2 है, जाने वाली धारा I2 है, और यहाँ से फिर इस जाने वाली एक और धारा है 0.8 एम्पियर। तो I2 और प्लस 0.8 इक्वल टू I1 होगा, क्योंकि I2 भी इस बिंदु से जाने वाली है और 0.8 भी जाने वाली है और आने वाली है सिर्फ I1, तो वह दोनों का योग जो होगा I1 के बराबर होगा। और I1 का वैल्यू 1.9 है, तो I2 का वैल्यू कितना होगा, 1.9 माइनस 0.8 तो I2 का वैल्यू होगा 1.9 माइनस 0.8 एम्पियर इक्वल टू 1.1 एम्पियर। तो I2 का वैल्यू निकल गया, और एक ये पॉइंट है, यानी एक जंक्शन है, तो इस पे जो आने वाली धारा है वो I2 है और जाने वाली धारा है I और 0.1 एम्पियर। तो I और प्लस 0.1 एम्पियर इक्वल टू I2 जो है आने वाली है और जाने वाली I है और 0.1 एम्पियर है, और I2 का वैल्यू 1.1 है, तो I का वैल्यू होगा 1.1 माइनस 0.1 इक्वल टू 1 एम्पियर। I का वैल्यू 1 एम्पियर आएगा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, खुद से जरूर ट्राई कीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है जो किरचॉफ के दूसरे नियम पर आधारित है। नेटवर्क में प्रवाहित वैद्युत धाराओं I1, I2 और I3 के मान किरचॉफ के नियमों का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। यानी आप देख सकते हैं ये लूप है, और लूप के लिए किरचॉफ का दूसरा नियम का प्रयोग करते हैं। जो भी लूप रहेगा तो किरचॉफ का दूसरा नियम का उपयोग करेंगे। इसमें बोला है I1, I2 और I3 का वैल्यू ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग चिन्ह परिपाटी को ध्यान में रखेंगे, और चिन्ह परिपाटी में मैं बताया था कि पहले हम लोग दिशा निर्धारित करेंगे कि किस दिशा में चलना है, क्लॉकवाइज चलना है या एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो चलिए मैं दिशा निर्धारित कर देता हूँ। इसमें दो लूप है, एक ये लूप है, तो इसमें मैं क्लॉकवाइज और इसमें एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ। तो ये पहला लूप है और ये दूसरा लूप है। और आप देख सकते हैं ये जो I1 जो है इस पॉइंट पे I1 आ रहा है और इस पॉइंट पे I3 जा रहा है, और इससे I2 जो है, और इस पॉइंट से I2 जो है बाहर जा रहा है, यानी कि इससे दूर जा रहा है। तो I2 का वैल्यू होगा I1 और प्लस I3, क्योंकि I2 जा रहा है और I1 और I3 इस पॉइंट पे आ रहा है। तो अब फर्स्ट लूप का इक्वेशन लिखते हैं। तो आपको चिन्ह परिपाटी जो है अच्छे से याद होना चाहिए, तब आपको अच्छे से लूप का समीकरण लिख पाएंगे। तो I1 जो है क्लॉकवाइज हम लोग चल रहे हैं, तो आप ये फर्स्ट लूप में ये जो प्रतिरोध है 2 ओम, तो आप देख सकते हैं ये जो जिस दिशा में हम लोग चले हैं ये जो धारा जो है उसी के अनुदिश है, तो इसलिए 2 और गुने I2 ये पॉजिटिव होगा। और फिर इस यदि क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो ये जो सेल का जो धारा है, यानी कि सेल में जो हम लोग जा रहे हैं वो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर, यानी कि और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर जाने पर जो सेल को लिया जाता है वो पॉजिटिव लिया जाता है। और वैसे ही इस जो प्रतिरोध है इसमें भी धारा जो प्रवाहित हो रही है, जो हम लोग दिशा निर्धारित किए हैं चलने के लिए उसी के दिशा में है, तो इसलिए ये भी पॉजिटिव होगा। तो प्लस I1 और गुने 3 इक्वल टू, और ये भी पॉजिटिव है तो 6 वोल्ट, यानी कि ये एक इक्वेशन होगा 2I2 और प्लस 3I1 इक्वल टू
6। तो ये फर्स्ट लूप के लिए था। अब हम लोग सेकेंड लूप का बात करते हैं। आप दिशा कोई भी निर्धारित कर सकते हैं, किसी भी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कोई भी दिशा निर्धारित कर सकते हैं। तो लूप 2 में हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चले हैं, यानी ये जो प्रतिरोध है और इसकी जो दिशा है, हम लोगों की जो चली गई दिशा में ही ये धारा प्रवाहित हो रही है। और ये जो इलेक्ट्रोड है, यानी कि जो हम लोग दिशा निर्धारित किए हैं, इस सेल में जो है ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर, तो इसलिए ये भी पॉजिटिव होगा। और ये जो प्रतिरोध है सेकंड लूप में, ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि धारा की दिशा में ही चली गई दिशा है। तो इसलिए 5i3 और प्लस 2i2 इक्वल टू 12 वोल्ट, यानी कि सेल का जो विद्युत वाहक बल है। और इस समीकरण से यहाँ जो 2i2 है, i2 का वैल्यू रखेंगे i1 और प्लस i3, यानी कि 5i3 प्लस 2i1 और प्लस i3 इक्वल टू 12। तो इक्वेशन बनेगा 7i3 और प्लस 2i1 इक्वल टू 12। और इसमें i1 और i3, और इसमें भी i2 का वैल्यू रखेंगे, यानी कि 2i1 और प्लस 2i3 और प्लस 3i1 इक्वल टू 6, यानी कि 5i1 और प्लस 2i3 इक्वल टू 6। तो ये दो इक्वेशन बन गए, ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन। इसमें i1 और i3 है और इसमें भी i1 और i3 है। और इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो i1 और i3 का वैल्यू आएगा, आप खुद से सोल्व कर लीजिएगा। i1 का वैल्यू आएगा 35 और बटा 62 एम्पियर, और i3 का वैल्यू आएगा 48 और बटा 31 एम्पियर। और इस इक्वेशन से i1 और i3 का वैल्यू रखेंगे तो i2 का वैल्यू आएगा 131 और बटा 62 एम्पियर, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे तो i1 का वैल्यू होगा 0.565 एम्पियर, और i3 का वैल्यू होगा 1.548 एम्पियर, और i2 का वैल्यू होगा 2.113 एम्पियर। तो i1, i2 और i3 का वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन में बोला था i1, i2 और i3 का वैल्यू निकाल लिए। तो मुझे आशा है आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो खुद से ट्राई करके उसके बाद देखिएगा, और जो भी डाउट होगा आपको इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। तो ये था किरचॉफ के दोनों जो नियम था, प्रथम नियम और दूसरा नियम पर क्वेश्चन। अब आगे व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में चलिए जानते हैं। तो अब बात करते हैं व्हीटस्टोन सेतु यानी व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। तो व्हीटस्टोन सेतु का इस्तेमाल किसी भी चालक का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसको इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक C.F. व्हीटस्टोन ने 1882 ईस्वी में 4 प्रतिरोध और एक सेल और एक गैल्वेनोमीटर को लेकर, यानी धारा मापी को लेकर इस व्हीटस्टोन सेतु को बनाया था, जिससे किसी भी चालक का प्रतिरोध को मापा जा सकता है। व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध होता है, जो एक चतुर्भुज के 4 भुजाओं में लगा होता है, जिसे आप देख सकते हैं PQRS। और इसके जो डायगोनल में यानी विकर्ण में एक गैल्वेनोमीटर यानी धारामापी होता है, जो धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। ये धारामापी लगा होता है, धारामापी B और D के बीच लगा होता है, आप देख सकते हैं। और A और C के बीच जो है कुंजी लगा है K1, और इसमें भी एक K2 कुंजी है। तो इस प्रकार जो है व्हीटस्टोन सेतु का निर्माण होता है, रचना। इसकी जो व्हीटस्टोन सेतु की जो रचना है वह इस प्रकार है। जो चतुर्भुज में आप देख सकते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजाओं में प्रतिरोध लगा है, गैल्वेनोमीटर है और ये कुंजी लगा है। और व्हीटस्टोन सेतु की जो सिद्धांत है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, चलिए उसको जानते हैं। सेतु की संतुलन अवस्था में चतुर्भुज की किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं उसको बोला जाता है जो एक बिंदु पर मिलती है, यानी कि संलग्न भुजा का मतलब
ये भुजा और ये भुजा, क्योंकि दोनों एक बिंदु पर मिल रही है। संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यानी P और R का जो अनुपात होगा वो Q और S के अनुपात के बराबर होगा। और यही जो है व्हीटस्टेन सेतु का सिद्धांत है। इसी सिद्धांत पे जो है व्हीटस्टेन सेतु को बनाया गया। यानी कि P और R यानी चतुर्भुज में जो P और R का जो अनुपात होगा प्रतिरोध का, वो Q और S के अनुपात के बराबर होगा। और P और R और Q और S यानी P और R का अनुपात और Q और S का अनुपात बराबर तब होता है जब ये दोनों कुंजी है K1 और K2, इसको बंद कर देने के बाद इस धारामापी में कोई विक्षेप उत्पन्न ना होता हो। और जब विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा तो उसे संतुलन अवस्था में बोलते हैं। और संतुलन अवस्था का जो शर्त होता है P और बटा R इक्वल टू Q और बटा S, यही जो है संतुलन अवस्था का शर्त है। तो सेतु की संतुलन शर्त का निगमन कैसे करते हैं, चलिए उसको समझते हैं। यानी कि P बटा R और Q बटा S हम लोग कैसे इस परिपथ से लाएंगे, उसको चलिए डेरिवेशन करते हैं, यानी निगमन करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस सेल से जो है धारा I प्रवाहित हो रही है और बिंदु A पर यह धारा I1 और I2 में विभाजित हो जा रही है। और आपको बता दूं, इस गैल्वेनोमीटर, जो ये गैल्वेनोमीटर है यानी धारा मापी है, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है। यानी कि संतुलन की अवस्था में इसमें कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। इसका मतलब इसमें धारा जो है जीरो है। इसलिए I1 धारा जो इसमें होगा वही धारा इसमें होगा, क्योंकि इसमें धारा जो है जीरो है। और I2 धारा इसमें होगा, वो भी वही धारा इस प्रतिरोध में होगा। और आप देख सकते हैं इसमें दो लूप बन रहा है, एक ABDA और एक BCDB। तो पहले इस लूप का बात करते हैं। इसमें हम लोग एक दिशा निर्धारित करेंगे, यानी क्लॉकवाइज में चल रहा हूँ इसमें, तो क्लॉकवाइज यदि चल रहे हैं और इसमें भी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, यानी कि दोनों लूप में क्लॉकवाइज चल रहे हैं। पहला लूप है, ये पहला लूप है और दूसरा लूप है। तो आप इसमें जो मैं बताया था जो लूप का, यानी कि किरचॉफ का जो दूसरा नियम है, उस चिन्ह परिपाटी को आपको ध्यान में रखना है। तो इस दिशा के लूप के अनुदिश चलेंगे तो I1 जो है वह इसी दिशा में है, यानी धारा I1 जो है इस लूप की दिशा में है। इसलिए I1 और गुने P जो होगा वो पॉजिटिव होगा। और ये जो गैल्वेनोमीटर जिसका धारामापी जिसका प्रतिरोध G है, इसमें जो होगा ये भी पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि इसमें धारा जो है इस दिशा में बहेगी, लेकिन ये धारा जो है जीरो है, इसलिए जीरो और गुने G। और इस परिपथ यानी फर्स्ट लूप में जो ये प्रतिरोध है R, वो इसमें धारा जो है क्लॉकवाइज प्रवाहित हो रही है, यानी इस दिशा में प्रवाहित हो रही है। और लूप की जो दिशा है हम लोग इस दिशा में निर्धारित किए हैं, इसलिए यह ऋणात्मक होगी, यानी कि I2 और गुने R इक्वल टू 0। तो I1 गुने P और ये 0 हो जाएगा और इक्वल टू I2 और गुने R। अब सेकेंड लूप का बात करते हैं। इस सेकेंड लूप में I1 गुने Q होगा, ये पॉजिटिव होगा। I1 गुने Q पॉजिटिव। और ये जो I2S है इस निर्धारित की गई दिशा के विपरीत दिशा में है, इसलिए I2 और गुने S ऋणात्मक होगा। और ये जो गैल्वेनोमीटर में जो धारा प्रवाहित हो रहा है वो तो जीरो होगा, क्योंकि इसमें कोई धारा विक्षेप उत्पन्न नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें धारा जो है जीरो है। संतुलन अवस्था में जीरो होता है, तो वो जीरो होगा, इसलिए इक्वल टू जीरो कर देंगे। अब I1 Q इक्वल टू I2S। और अब इन दोनों इक्वेशन जो इक्वेशन बना है दोनों लूप से, दोनों का अनुपात लेंगे, यानी कि I1 गुने P और बटा I1 और गुने Q इक्वल टू I2 गुने R और बटा I2 और गुने S। तो ये I2 से I2 और I1 से I1 कट जाएगा और P और बटा Q इक्वल टू R बटा S। इसको यानी कि P को इस साइड लाएंगे, R को इस साइड लाएंगे, तो ये P बटा R इक्वल टू Q और बटा S। और यह जो है संतुलन का शर्त है। तो इसके बारे में मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
पीडीएफ का लिंक दिया हूँ, नोट्स का लिंक दिया हूँ, हैंड रिटेन नोट्स का, उसमें भी मेंशन किया हूँ, उसमें अच्छे से मेंशन किया हूँ। इसमें मैं बस आपको समझाने के लिए इसे बता दिया कि कैसे लूप इक्वेशन कैसे लिखते हैं। अब उससे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस पीडीएफ को ज़रूर चेक कीजिएगा, उसमें इस चैप्टर का जो भी नोट्स है उसको मैं डाल दिया हूँ। तो व्हीटस्टोन सेतु को हम लोग समझ लिए, और यही व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की शर्त है। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन का निगमन करें, तो आपको ऐसे ही निगमन कर देना है। और ये जो भी इसमें आप प्रतिरोध लिए हैं पी क्यू आर, उसको आपको मान लेना है कि माना पी क्यू और आर एस जो है प्रतिरोध है। इसको मैं जो हैंड रिटेन नोट्स है उसमें अच्छे से मेंशन किया हूँ, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा समझने के बाद। तो हम लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में यानी व्हीटस्टोन सेतु के बारे में अच्छे से समझ लिया। अब उस पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन है, परिपथ में प्रतिरोध X का परिमाण ज्ञात कीजिए जबकि 5 ओम प्रतिरोध में कोई वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है। ये जो है परिपथ है और इसमें X का वैल्यू ज्ञात करना है, और इस जो परिपथ है 5 ओम, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है। और कभी भी इस परिपथ को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, चतुर्भुज बनाकर। और जब इस विकर्ण वाले में यदि धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि इन दोनों साइड जो प्रतिरोध है वह आपस में संतुलित है, यानी कि इसका और इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर है। तो इसलिए 6 और बटा 18 इक्वल टू 2 और बटा x, तो ये 6 18, तो x का वैल्यू होगा 6 ओम, यानी x का वैल्यू 6 ओम आएगा। ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर ही कार्य कर रहा है, और व्हीटस्टोन सेतु का संतुलन का शर्त लिखकर हम लोग इस x का वैल्यू निकाल लेंगे, जिससे कि हम लोगों ने व्हीटस्टोन सेतु में पढ़ा था कि जब इसमें से कोई जो इसके विकर्ण में जो प्रतिरोध लगा है और उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जो कंजुगेट यानी कि संलग्न भुजा में जो प्रतिरोध है उसका अनुपात जो है बराबर है। तो इसलिए x का वैल्यू 6 ओम होगा। तो हम लोगों ने व्हीटस्टोन सेतु के बारे में पढ़ लिया, और जैसे कि हम लोगों को पता है कि व्हीटस्टोन सेतु जो है चालक के प्रतिरोध को मापता है, यानी किसी चालक के प्रतिरोध को मापना होता है तो व्हीटस्टोन सेतु का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही किसी चालक का प्रतिरोध मापना है तो एक और उपकरण है, और उस उपकरण का नाम है मीटर सेतु। ये भी किसी चालक का प्रतिरोध को मापता है, और ये जो मीटर सेतु है यह व्हीटस्टोन सेतु के कार्य सिद्धांत पर ही कार्य करता है, और इसके द्वारा हम लोग किसी दो प्रतिरोधों को आपस में कंपेयर यानी तुलना कर सकते हैं। तो मीटर सेतु से हम किसी चालक का प्रतिरोध माप सकते हैं और एक से अधिक चालकों का प्रतिरोध को कंपेयर कर सकते हैं यानी तुलना कर सकते हैं। और मीटर सेतु जो है व्हीटस्टोन सेतु के कार्य सिद्धांत पर ही कार्य करता है। तो चलिए समझते हैं मीटर सेतु किस टाइप का होता है, यानी उसकी रचना कैसी होती है, वो कैसे बना होता है, उसको चलिए समझते हैं। तो मीटर सेतु की जो रचना होती है इसमें 1 मीटर लंबा तार होता है। ये जो तार होता है मैग्नीन या कांस्टेंट का तार होता है। ये इसकी लंबाई जो होती है 1 मीटर होती है, और इसका जो क्षेत्रफल है प्रत्येक जगह एक समान होता है। और ये तार जो है इस तार के दोनों सिरे एल लंबाई का, ये जो है तांबे की पत्ती है, ये जो है तांबे की पत्ती है जो एल शेप में दिखाई दे रहा है आपको। तो ये इससे जुड़ी होती है, और इस एल शेप में 2 पेंच है, देखिए एक यहाँ है और एक यहाँ है, और एक पेंच यहाँ है और एक पेंच यहाँ है। और इन दोनों पेंचों के बीच कुछ स्थान छोड़कर, जैसे कि यहाँ स्थान छोड़ा गया है, और एक तीसरा पत्ती होता है, ये भी तांबे का ही होता है। और इसमें जो है 3 पेंच होता है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है और एक यहाँ होता है। और ये तीसरा कुंजी जो है जिसको दोनों पत्तियों से कुछ दूरी पे रखा जाता है, और इस प्रकार इसमें 2 गैप बन जाता है, यानी कि आप देख सकते हैं इसमें 2 रिक्त स्थान है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। और ये जो है एक कुंजी है,
जिसको हम लोग इस तार पे यानी ये जो मीटर सेतु का जो तार है AC, इस पर हम लोग खिसका कर उसको स्पर्श कहीं भी इस तार पे टच करा सकते हैं। तो आप लोगों ने मीटर सेतु की जो रचना होती है वो समझ गए। तो इसमें 1 मीटर लंबा जो होता है तार होता है जो मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का होता है, और जो एल शेप की जो ये पत्ती दिख रही है इस तांबे की होती है। ये 2 एल शेप की पत्ती होती है, और ये जो तीसरा पत्ती है ये भी तांबे का होता है, और इसको इन दोनों से अलग अलग मतलब कुछ दूरी पे रखा जाता है, और इस प्रकार इसमें 2 गैप बन जाते हैं। और ये जो है कुंजी है जो इस तार पे जो मीटर सेतु का जो तार है इस पर हम लोग खिसका कर कहीं भी टच करा सकते हैं। तो इस प्रकार जो है मीटर सेतु की रचना होती है। अब हम लोग समझते हैं कि कैसे मीटर सेतु से किसी प्रतिरोध को मापते हैं, तो चलिए उसको समझते हैं। तो मीटर सेतु से अज्ञात प्रतिरोध को कैसे निकालते हैं, चलिए उसको समझते हैं। जिस भी प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात करना होता है उसको इस मीटर सेतु में जो दाएं गैप है इसमें एक तार के सहारे जोड़ते हैं। यानी मान लेते हैं उस प्रतिरोधक का प्रतिरोध S है और ये C और D के बीच जुड़ा है, और R जो है यानी कि जो बाईं ओर जो गैप है जो A और D के बीच है इसमें एक प्रतिरोध बक्स यानी कि जिसका प्रतिरोध R है उसको जोड़ देते हैं, और A और C के बीच एक वैद्युत सेल E जिसका विद्युत्वाहक बल E है, और एक धारा नियंत्रक है और एक कुंजी है। धारा नियंत्रक का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि परिपथ में हम लोग धारा को कंट्रोल कर सके यानी कम और बेशी कर सके। और ये जो तीसरा पत्ती है इस जो बिंदु D है इससे होकर जे को एक गैल्वेनोमीटर के सहारे जोड़ देते हैं, और जब इस गैल्वेनोमीटर यानी कि जब इस कुंजी को तार AB पर AC पर कहीं भी टच कराते हैं यानी कि स्पर्श कराते हैं तो ये जो तार जो है 2 भागों में बढ़ जाता है। जैसे मान लेते हैं कि इस जे को बिंदु B पर टच कराते हैं यानी स्पर्श कराते हैं तो ये जो तार है AB और BC भाग में बढ़ जाता है। तो मान लेते हैं AB का प्रतिरोध P है और BC का प्रतिरोध Q है। तो P का जो वैल्यू होगा P इक्वल टू तार AB का प्रतिरोध रो L और बटा A, क्योंकि इसकी AB की जो लंबाई है L है और A जो है इस तार का क्षेत्रफल है, और रो प्रतिरोधक है। उसी प्रकार BC का जो प्रतिरोध होगा इसको जिसको हम लोगों ने Q माना है, Q इक्वल टू रो 100 माइनस L और बटा A। 100 जो है सेंटीमीटर यानी इसका जो लंबाई है 1 मीटर है, और इसलिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसलिए 100 माइनस L होगा, और ये जो है इसका क्षेत्रफल है। तो P और Q, और आपको मैं बता दूं B जो है वैसा बिंदु है जहां इस कुंजी को स्पर्श कराने पर इस जो गैल्वेनोमीटर है इसमें विक्षेप उत्पन्न नहीं हो रहा है, यानी कि ये अविक्षेप बिंदु है जिसकी बिंदु A से लंबाई L है। तो P और Q यानी कि इन दोनों का अनुपात लेंगे तो P और Q का वैल्यू आएगा P और बटा Q इक्वल टू L और बटा 100 और माइनस L। तो व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत से हम लोगों को पता है कि जब इस गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है यानी कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हो रहा है तो P और बटा Q और R बटा S, तो P बटा Q इक्वल टू R बटा S, और P और बटा Q का वैल्यू हम लोगों को पता है L और बटा 100 माइनस L, तो R और बटा S का वैल्यू इतना हो जाएगा। तो S का वैल्यू R इंटू 100 माइनस L और बटा L, यानी कि जो जिसका भी प्रतिरोध ज्ञात करना था जो जिसको हम लोगों ने इस गैप में जुड़ा था और उसको उस प्रतिरोध को S माना था, और यहाँ से हम उस S को निकाल सकते हैं, और R का जो वैल्यू होगा जो प्रतिरोध बक्स है इसका वैल्यू पता होगा यानी कि इसका वैल्यू दिया रहेगा, और हम लोगों को इसका वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। और L जो है अविक्षेप बिंदु है, बिंदु A से बिंदु B की दूरी जहाँ इस कुंजी को स्पर्श कराने पर इस गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो ये अविक्षेप बिंदु है। L जो है A से B के बीच की दूरी है। तो अज्ञात प्रतिरोध को मीटर सेतु से कैसे निकालते हैं उसको हम लोगों ने समझ लिया। अब 2 अज्ञात प्रतिरोधों की तुलना कैसे करते हैं मीटर सेतु से, चलिए उसको समझते हैं। तो मीटर सेतु में इस दाएं गैप में जो है जो इस प्रतिरोध है इसमें प्रतिरोध पहला जो भी जिसको भी कंपेयर करना है यानी तुलना करना है उसको लगाएंगे, और R का वैल्यू जो है वो दिया रहेगा, और इस प्रतिरोध इसमें लगाने के बाद जो इस कुंजी को स्पर्श कराएंगे और
जहाँ भी अविच्छेद बिंदु प्राप्त होगा, यानी कि इस गैल्वेनोमीटर से जो धारा होगा वो 0 होगा, मान लेते हैं उसकी जो दूरी है L1 है, तो एस का जो वैल्यू होगा यानी कि S1 जो प्रतिरोध लगाए हैं, S1 का वैल्यू होगा R × 100 - L1/L1, यानी इस फॉर्मूले से। उसी प्रकार दूसरा प्रतिरोध लगाएंगे जिसको S1 से कंपेयर करना है, और मान लेते हैं उस प्रतिरोध को लगाने के बाद जो अविच्छेद बिंदु प्राप्त हुआ वो L2 हुआ, यानी कि ए से अविच्छेद बिंदु की दूरी L2 है। तो इस फार्मूला से S2 का वैल्यू होगा, जो प्रतिरोध S2 इसमें लगाए हैं, S2 = R × 100 और -L2 और बटा L2। और R जो है इसका वैल्यू सेम रहेगा क्योंकि प्रतिरोध बक्स है और हम लोग को कंपेयर कराना है, जिसको यहाँ जोड़ेंगे, जिस भी प्रतिरोध को कंपेयर कराना है यानी तुलना कराना है उसको यहाँ जोड़ेंगे, और S1 और S2 का अनुपात लिखेंगे। तो ये R और R सेम है तो कट जाएगा, और L2/L1 × 100 - L1 बटा 100 - L2 जो होगा S1 और बटा S2 का अनुपात होगा। तो इस प्रकार मीटर सेतु से प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, जिसको हम लोगों ने समझ लिया, और कैसे दो अज्ञात प्रतिरोधों की तुलना करते हैं मीटर सेतु से उसको भी समझ लिया। इस पर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, परिपथ में धारामापी जी में कोई वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती हो तो अज्ञात प्रतिरोध X तथा परिपथ में बैटरी से ली गई धारा की गणना कीजिए। तार AB की प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध 0.01 ओम पर सेंटीमीटर है। यानी क्वेश्चन में बोला है कि ये जो G जो है यानी गैल्वेनोमीटर है, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है और X का वैल्यू ज्ञात करना है, और ये जो तार AB है इसकी प्रति एकांक लंबाई पर प्रतिरोध 0.01 ओम पर सेंटीमीटर है। तो अगर इस गैल्वेनोमीटर से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, इसका मतलब यहाँ हम लोग संतुलन का शर्त लगा सकते हैं। तो X और बटा 60 सेंटीमीटर यानी कि 60 सेंटीमीटर तक जितना इस तार का प्रतिरोध होगा उतना, और बटा 4 ओम = 4 ओम और बटा इतना। तो प्रति एकांक लंबाई पर जो ओम प्रतिरोध दिया है 0.01 ओम, तो 60 सेंटीमीटर पे कितना होगा, तो संतुलन का शर्त लगाएंगे X और बटा इस 60 सेंटीमीटर तक जो प्रतिरोध होगा यानी कि 0.01 ओम 0.01 और गुने 60 = 4 और बटा इस 60 सेंटीमीटर है तो ये 40 सेंटीमीटर होगा बचा हुआ भाग, और 40 सेंटीमीटर में जो प्रतिरोध होगा इस तार का वो 0.01 और गुने 40, तो X और बटा 0.6 = 4 और बटा 0.4, तो ये जो है 10 मतलब ये कटेगा, और X का वैल्यू होगा 6 ओम, यानी ये जो अज्ञात प्रतिरोध है X का वैल्यू 6 ओम आया। तो आप लोग समझ गए। पहले ये जो अविच्छेद बिंदु है जहाँ से जितना दूरी पर जो अविच्छेद बिंदु प्राप्त हो रहा है 60 सेंटीमीटर पर, उसका प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे, और X और बटा इसका प्रतिरोध जो होगा इक्वल होगा 4 और बटा इसका प्रतिरोध। तो 1 सेंटीमीटर पे जो प्रतिरोध इसमें दिया है 0.01, तो 60 सेंटीमीटर पर इसमें गुना करा देंगे तो इतना कि इतना, यहाँ से यहाँ तक प्रतिरोध ज्ञात हो जाएगा, और फिर 40 सेंटीमीटर के लिए ज्ञात कर लेंगे और उसको संतुलन की इस शर्त में रखेंगे और X का वैल्यू 6 ओम निकाल लेंगे। और फिर बोला है परिपथ में बैटरी से ली गई धारा की गणना कीजिए। यानी परिपथ में बैटरी से जो धारा ली गई, जो 15 वोल्ट जो है इस परिपथ में जुड़ा गया है, उससे जो धारा ली गई है उसकी गणना करना है। तो X का वैल्यू पता है, और इस तार का जो प्रतिरोध होगा यानी पूरे 100 सेंटीमीटर ये तार है और 1 सेंटीमीटर पर 0.01 ओम प्रतिरोध है, तो पूरे तार में जो प्रतिरोध होगा वह 1 ओम होगा। तो ये जो गैल्वेनोमीटर से जो है धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है, इसलिए X और ये जो 4 ओम होगा उस श्रेणी क्रम में होगा। तो सबसे पहले हम लोग तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे इस परिपथ का, उसके बाद ये जो वोल्ट है इससे हम लोग धारा ज्ञात करेंगे। तो ये जो है श्रेणी क्रम में है, तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा इसको मान लेते हैं R1 = X का वैल्यू 6 ओम है, तो 6 और +4 = 10 ओम।
और ये जो है ए बी जो है जिसका प्रतिरोध 1 ओम है, इससे जो है समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम का जो तुल्य प्रतिरोध होगा 1/RP इक्वल टू 1/R1 और प्लस इस तार का जो प्रतिरोध होगा 1/RAB। तो 1/R1 का वैल्यू 10 और प्लस 1 इस तार का जो प्रतिरोध है ए बी का 1 ओम है तो 1। तो 1/RP इक्वल टू ये 10 एक 11 और बटा 10। तो RP का वैल्यू होगा 10 और बटा 11 ओम, यानी कि इसमें जो तुल्य प्रतिरोध होगा इस परिपथ में 10 और बटा 11 ओम होगा। अब इस परिपथ से जो धारा प्रवाहित हो रही है, यानी इस बैटरी से जो धारा ली जा रही है वो उसका वैल्यू निकलना है। तो आई का वैल्यू होगा आई इक्वल टू 15 वोल्ट और बटा 10 और बटा 11, इसलिए ये 11 ऊपर जाएगा तो 1.5 और गुने 11 इक्वल टू 12, यानी कि 12.5 एम्पियर जो होगा इससे धारा प्रवाहित होगा। तो बैटरी से ली गई धारा 12.5 एम्पियर और जो अज्ञात प्रतिरोध है वो 6 ओम, इसका वैल्यू ज्ञात करना था जिसको हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। यदि आपको अभी नहीं समझ में आया तो पहले इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके देखकर उसके बाद सॉल्व कीजिएगा, और जो भी डाउट होगा आप मेरे सॉल्यूशन को देखकर वहाँ से क्लियर कर लीजिएगा। तो हम लोगों ने मीटर सेतु को अच्छे से समझ लिया और उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करें। अब बात करते हैं विभव मापी, यानी कि जिसको इंग्लिश में पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। विभव मापी किसी सेल का विद्युतवाहक बल अथवा किसी वैद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापने का एक उपकरण है। यानी विभव मापी से हम लोग किसी सेल का विद्युतवाहक बल या किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर माप कर सकते हैं, यह इस उपकरण से, यानी विभव मापी के उपकरण से। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं बता दे रहा हूँ कि विभव मापी जो है उल्टमीटर की तरह ही बिहेव करता है, लेकिन इसका जो प्रतिरोध होता है वह अनंत होता है, यानी विभव मापी का प्रतिरोध अनंत होता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। विभव मापी की रचना क्या होती है, यानी कैसे बना होता है, चलिए इसको देखते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि इसमें जो है मिश्र धातु जैसे कंस्टेंटन या मैग्नीन की जो तार होती है जिसकी लंबाई होती है 4 से 12 मीटर तक, और इसका जो क्षेत्रफल होता है वो प्रत्येक पॉइंट पे समान होता है। और इस तार को 1-1 मीटर के समांतर टुकड़ों के रूप में एक लकड़ी के तख्ते पर बिछा देते हैं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और तार के सभी टुकड़ों के तांबे की मोटी पत्तियों के द्वारा श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, यानी जहाँ भी ज्वाइंट है उसको तांबे की मोटी पत्ती से श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। और इस संपूर्ण तार के जो प्रारंभ होने वाली सिरा और अंतिम सिरे पर क्रमशः पेंच लगा देते हैं, और इस पे जो है अंतिम और जो प्रारंभिक सिरा होता है उस पर पेंच लगा देते हैं। और तार के टुकड़ों की लंबाई के समांतर एक मीटर पैमाना लगा होता है, और जिस पर जो कुंजी होती है जिसको हम लोग विसर्पी कुंजी बोलते हैं, यानी कि उसको स्लाइड कर सकते हैं उस कुंजी को, उसकी स्थिति जो है उस मीटर पैमाने पे पढ़ लेते हैं जो ऊपर, यानी कि उसमें लगा होता है, विभव मापी में जो लगा होता है उस पे हम लोग जे की स्थिति को पढ़ लेते हैं। तो ये इस प्रकार जो है विभव मापी की रचना होती है। अब बात करते हैं विभव मापी का सिद्धांत, यानी कि विभव मापी कैसे कार्य करता है उसको चलिए समझते हैं। तो विभव मापी जो होता है, जैसे इसमें एक तार होता है जो ए बी है, इसकी लंबाई जो है इसमें 1 मीटर या 2 मीटर नहीं होता, इसमें लंबाई कितनी भी हो सकती है। और ये जो तार है ए बी, इसको एक बैटरी जिसके धन ध्रुव से जोड़ देते हैं, और बैटरी के ऋण ध्रुव को एक कुंजी और एक धारा नियंत्रक इसलिए जोड़ते हैं ताकि इस तार ए बी में धारा को कम और ज़्यादा कर सके। तो इस ऋण ध्रुव को कुंजी और धारा नियंत्रक से जोड़ते हैं और इस तार के दूसरे सिरे से जोड़ते हैं। और एक दूसरा सेल जिसका विद्युतवाहक बल ई है, और इस सेल को इसलिए जोड़ते हैं ताकि इस सेल को मापने के लिए कि इसका विद्युतवाहक बल कितना है,
इस सेल को जोड़ते हैं। और इस सेल के जो धन ध्रुव है इसको तार के सिरे ए से जोड़ते हैं जो इस बैटरी के सिरे बी से जुड़ा है। और इसके ऋण ध्रुव को एक गैल्वेनोमीटर से होकर एक जे जो कुंजी है उससे जोड़ते हैं और इस तार पे जो है इसको स्लाइड कराते यानी टच कराते हैं। और इस गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेप जीरो हो जाता है, मान लेते हैं कि इस ए से उसकी लंबाई एल है, यानी कि एल दूरी पर जो है इस गैल्वेनोमीटर में उस तार को टच कराने पर विक्षेप जीरो हो रहा है। और इस तार ए बी में कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। तो मान लेते हैं कि प्रति सेंटीमीटर जो प्रतिरोध है वो आर है, यानी स्मॉल आर जो है प्रति सेंटीमीटर प्रतिरोध है इसमें। तो ए और जे के बीच जो विभवांतर होगा यानी जिसकी लंबाई एल है, ए और जे के बीच की दूरी एल है, और प्रति एकांक जो विद्युतवाहक प्रतिरोध है इस तार का प्रति एकांक प्रति सेंटीमीटर जो प्रतिरोध है इस ए बी तार का वो आर है। तो एल सेंटीमीटर पर जो प्रतिरोध होगा आर एल होगा। और इस बैटरी से होकर इसमें जो ए बी में धारा प्रवाहित हो रही है वो आई प्रवाहित हो रही है। तो ए और जे के बीच बिंदु ए और जे के बीच जो विभवांतर होगा V इक्वल टू आई और गुने आर एल। आर एल जो है प्रतिरोध है और आई जो है धारा है। और इस विभवांतर के बराबर ये विद्युतवाहक बल होगा, यानी कि ए और जे के बीच जितना विभवांतर होगा उतना ही इस सेल का विद्युतवाहक बल होगा। तो ई का वैल्यू होगा आई और आर एल, और आई आर को के से डिनोट करते हैं, ई इक्वल टू के एल। और के जो है के को विभव प्रवणता बोलते हैं, विभव प्रवणता। यानी कि विभव प्रवणता का मतलब हुआ कि प्रति मीटर या प्रति सेंटीमीटर जो विभव होता है उसको विभव प्रवणता बोलते हैं। तो ई का वैल्यू के एल और के एल होगा, और के जो है विभव प्रवणता है, और एल जो है अभिक्षेप बिंदु यानी कि बिंदु ए से जो अभिक्षेप बिंदु की दूरी है वो एल है। तो एल और के आप समझ गए, और यही जो होगा विद्युतवाहक बल होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब जिस भी बिंदु पर अभिक्षेप यानी किलोमीटर में अभिक्षेप प्राप्त हो रहा है उसके बीच जो विभवांतर होगा वही वैद्युत सेल जिसका हम लोग विद्युतवाहक बल मापना चाह रहे हैं विभव मापी से, तो इसके बीच जो विभवांतर होगा वही विद्युत सेल के विद्युतवाहक बल के बराबर होगा। तो विभव मापी के बारे में हम लोगों ने जान लिया, और किसी सेल का कैसे विद्युतवाहक बल मापना है उसको भी हम लोगों ने देख लिया। अब विभव मापी का इस्तेमाल करते वक्त कुछ बातों को ध्यान में रखना है, उसको चलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो पहला बात यह है कि जो इस बैटरी का जो धन ध्रुव है वो बिंदु ए से जुड़ा है, और जिस भी विद्युतवाहक बल को जिस भी सेल को या बैटरी को मापना होता है उसकी भी धन ध्रुव को बिंदु ए से ही जोड़ेंगे, यानी कि धन ध्रुव ही जोड़ना चाहिए, ऋण ध्रुव को नहीं जोड़ना है। और जिस भी सेल का विद्युतवाहक बल मापना है उसका जो विद्युतवाहक बल होना चाहिए V1 से कम होना चाहिए, यानी जिस भी सेल का विद्युतवाहक बल मापना है यानी कि इस सेल का जो जिससे ए बी तार जुड़ा है इस सेल का विद्युतवाहक बल जो अधिक होना चाहिए इस सेल से, नहीं तो इस तार पे कहीं भी विक्षेप शून्य नहीं होगा। और विभवमापी में लगे तार का जो व्यास हो सभी जगह समान होना चाहिए, नहीं तो विभव प्रवणता जो है समान नहीं आएगा। और इस चौकी को यानी कि इस जो कुंजी है इसको तार पर ऐसे रगड़ना नहीं है, सिर्फ टच कराना है, नहीं तो अगर रगड़ेंगे तो व्यास यानी कि जो डायमीटर है वो चेंज हो जाएगा और विभव प्रवणता भी अलग अलग हो जाएगा। और इस विभवमापी के तार में जो है अधिक समय तक धारा प्रवाहित नहीं करना है, नहीं तो तार गर्म हो जाएगा जिससे डायमीटर चेंज हो जाएगा और विभव प्रवणता प्रत्येक बिंदु पर तार के प्रत्येक बिंदु पर समान नहीं रहेगा। तो विभवमापी इस्तेमाल करते वक्त इन बातों को ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं विभवमापी का उपयोग, यानी विभवमापी को हम लोग कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं। तो पहला है दो सेलों के विद्युतवाहक बलों का तुलना करना, यानी जब दो सेलों को इनकी विभवमापी का उपयोग करके हम लोग दो सेलों की विद्युतवाहक बल की तुलना कर सकते हैं।
दूसरा है किसी सेल का विद्युतवाहक बल ज्ञात करना, यानी किसी सेल का विद्युतवाहक बल ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि E=KL हम लोगों ने ज्ञात किया। तीसरा है किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, यानी इस सेल जो है इसका हम लोग आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं इसका उपयोग करके। और चौथा है अज्ञात धारा का मान ज्ञात करना, यानी इसमें धारा का जो भी वैल्यू इसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। और पांचवा है दो प्रतिरोधों की तुलना करना, प्रतिरोध की तुलना भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं दो सेलों के विद्युतवाहक बल की तुलना कैसे कर सकते हैं, उसको चलिए समझते हैं। तो आप इस परिपथ में देख सकते हैं जो B1 बैटरी है इसके ऋण ध्रुव को एक कुंजी और धारा नियंत्रक के साथ जोड़ा गया है, और दूसरे जो प्लस यानी कि पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड है बैटरी के उसको AB तार से जोड़ा गया है। और बिंदु A चूंकि बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा है, इसलिए जिस भी बैटरी का विद्युतवाहक बल की तुलना करना है उसके धन ध्रुव, जैसे E1 और E2 है जिसका हम लोग विद्युतवाहक बल की तुलना करेंगे, उसके धन ध्रुव को बिंदु A से जोड़ा गया है और इसके ऋण ध्रुव को K1 और K2 कुंजी से जोड़ा गया है, और इस दोनों विद्युतवाहक बल को गैल्वेनोमीटर से होकर जे जो है कुंजी है इससे जोड़ा गया है। तो जब इस बैटरी द्वारा इस कुंजी को जब ऑन करते हैं यानी दबाते हैं तो इस AB जो तार है इसमें धारा प्रवाहित होने लगता है, इस AB तार में धारा प्रवाहित होने लगता है जब इस कुंजी K को दबाते हैं। और जब इसमें धारा प्रवाहित होने लगता है तो तार AB के बीच हम लोग विभवांतर स्थापित कर लेते हैं, और उस विभवांतर को जब विभवांतर स्थापित हो जाता है तब E1 सेल को, यानी E1 सेल जिसमें कुंजी K1 है इसको दबाते हैं, और इसको दबाने के बाद ये जो कुंजी है जो गैल्वेनोमीटर से जुड़ा है इसको इस प्रकार से स्पर्श कराते हैं इस AB तार पर ताकि जो इस गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य हो जाए। और जब विक्षेप शून्य हो जाएगा तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि जो विक्षेप शून्य हो जाएगा तो जितनी दूरी पर यानी बिंदु A से जितनी दूरी पर विक्षेप बिंदु प्राप्त होगा उसको तार AB के विभव प्रवणता से गुणा करा देंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि ये बिंदु से L1 दूरी पर E1 का जो है इस गैल्वेनोमीटर का विक्षेप बिंदु प्राप्त होता है, तो E1 का वैल्यू होगा E1 = KL1। L1 जो है विक्षेप बिंदु है और K जो है विद्युतवाहक बल विभव प्रवणता है, K जो है विभव प्रवणता है। और उसी प्रकार E2 के लिए K2 कुंजी को दबाएंगे और वैसे ही जे जो गैल्वेनोमीटर है यानी जे कुंजी है इसको AB तार पर स्पर्श कराएंगे, और जहाँ विक्षेप बिंदु प्राप्त होगा उसको मान लेते हैं L2 दूरी पे विक्षेप बिंदु प्राप्त हो रहा है, तो E2 का जो वैल्यू होगा KL2, और इन दोनों का अनुपात करेंगे यानी कि E1 से E2 में भाग देंगे, E2 से E1 में भाग देंगे तो L1 और बटा L2 होगा, क्योंकि जो विभव प्रवणता है दोनों के लिए बराबर होगा, सिर्फ विक्षेप बिंदु अलग अलग दूरी पे प्राप्त होगा दोनों विद्युतवाहक बल के लिए। तो दो सेलों का विद्युतवाहक बल की तुलना जो है हम लोग इस प्रकार करते हैं। और जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना होता है, यानी किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना होता है विभव मापी का उपयोग करके, तब ये जो परिपथ है सेम वही रहेगा। और मान लीजिए कि E1 जो है सेल का हम लोगों को आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो यहाँ जो है E2 नहीं होगा, यहाँ कोई विद्युत यानी कोई यहाँ सेल नहीं होगा, यहाँ एक प्रतिरोध बक्स होगा जिसका प्रतिरोध R होगा और वो कुंजी से जुड़ा होगा, और E1 जो है एक कुंजी से जुड़ा नहीं होगा। और फिर वही प्रोसेस होगा, इस बैटरी से AB में धारा प्रवाहित करेंगे और ये जो सेल है इसके बीच यानी कि इसमें धारा प्रवाहित करने के बाद जो विभवांतर होगा, विभवांतर AB के बीच स्थापित होगा, और जब इस कुंजी को दबाते हैं तो जो AB तार के बीच दो विभवांतर स्थापित होता है वह E के बराबर होता है। और मान लेते हैं कि जो विक्षेप यानी कि जे जो गैल्वेनोमीटर का शून्य विक्षेप LA से L1 दूरी पर हो रहा है, तो E1 का जो वैल्यू होगा यानी इसको E ले लेते हैं विद्युतवाहक बल को E, तो E का वैल्यू होगा K और L1, और इस प्रतिरोध यानी कि R इस प्रतिरोध के बीच, और उसके बाद इस K2, और जब K2 कुंजी को दबाते हैं तो जो R के बीच विभवांतर स्थापित होता है
उसके लिए हम लोग शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात कर लेते हैं बिंदु ए से। तो यानी मान लेते हैं कि आर प्रतिरोध के बीच जो विभवांतर है वो भी है, तो भी का वैल्यू होगा KL2 और इसका अनुपात लेंगे E और बटा V इक्वल टू L1 और बटा L2। जैसे कि हम लोगों को पता है कैसे कि यानी विभव प्रवणता जो है तार AB का वो सबके लिए बराबर है। तो हम लोग आंतरिक प्रतिरोध का जो सेल के जो आंतरिक प्रतिरोध का रिलेशन है उसके बारे में हम लोग जान चुके हैं और उसका वैल्यू होता है R इक्वल टू R इंटू E और बटा V और -1। E और बटा V का वैल्यू L1 और बटा L2 है, तो R का वैल्यू होगा यानी कि आंतरिक प्रतिरोध का वैल्यू होगा L1 और बटा L2 और -1। तो दो सेलों का विद्युतवाहक बल की तुलना करना हो तो इस फार्मूला से करेंगे और आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना हो तो इस फार्मूला से करेंगे। तो विभव मापी के बारे में जो भी बातें थी उसको हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब चलिए इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं, तब आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है, किसी विभव मापी के तार में प्राथमिक परिपथ द्वारा एक निश्चित विभव प्रवणता स्थापित की गई है। द्वितीयक परिपथों में जुड़े एक मानक सेल 1.018 वोल्ट है तथा एक अज्ञात सेल के लिए संतुलन बिंदु क्रमशः इतना सेंटीमीटर और 450 सेंटीमीटर पर प्राप्त होते हैं। तो पहला है विभव मापी के तार में विभव प्रवणता और दूसरा ज्ञात करना है अज्ञात सेल का विद्युतवाहक बल। यानी क्वेश्चन में बोला है कि जैसे कि हम लोगों को पता है कि जो विद्युतवाहक बल में होता है, विभव मापी में जो परिपथ होता है कुछ इस प्रकार होता है। इसमें बैटरी होता है और ये तार ए भी जुड़ा होता है और जिस भी विद्युतवाहक बल को मापना होता है उसको हम लोग यहाँ लगा देते हैं। तो इसका जो वैल्यू दिया है 1.018 वोल्ट। तो ये पूछ रहा है कि विभव मापी के तार में विभव प्रवणता कितना है और इतना वोल्ट के लिए जो संतुलन बिंदु है वह 305.4 सेंटीमीटर। तो के का वैल्यू यानी विभव प्रवणता का वैल्यू होगा 1.018 और बटा 305.4 सेंटीमीटर और इसका वैल्यू आएगा 1/300 यानी 300 वोल्ट पर सेंटीमीटर जो होगा वो विभव प्रवणता होगा। और अज्ञात सेल का विद्युतवाहक बल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है जो अज्ञात सेल है उसका। तो ई का जो वैल्यू होगा वो विभव प्रवणता और गुणे इसका संतुलन बिंदु 450 सेंटीमीटर पे है, तो के और गुणे 450। तो के का वैल्यू रखेंगे 1/300 और गुणे 450। तो 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा और ये 15×45 यानी कि 1.5 वोल्ट जो होगा इसका वैल्यू होगा 1.5 वोल्ट और जो के का वैल्यू होगा 1/30 वोल्ट पर सेंटीमीटर यानी विभव प्रवणता का वैल्यू इतना और अज्ञात सेल का विद्युतवाहक बल 1.5 वोल्ट। तो अगला क्वेश्चन है, ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और यहीं से चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। तो इस चैप्टर में एक क्वेश्चन है, एक सेल का एक विभव मापी के तार की 85 सेंटीमीटर लंबाई पर संतुलन बिंदु देती है। जब सेल के टर्मिनलों के बीच 7.5 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है तब संतुलन बिंदु तार की 75 सेंटीमीटर की लंबाई पर प्राप्त होती है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आपको खुद से करना है और आंसर को कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन नहीं बताऊंगा, तो इस क्वेश्चन को आप खुद से कीजिएगा और ये इसी चैप्टर से रिलेटेड है। आप यदि शुरू से अच्छे से देखे होंगे वीडियो तो आप इसको आसानी से कर देंगे, तो इसको आपको खुद से करना है। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अब अगला वीडियो आएगा, इस पर सिर्फ बहुविकल्पीय प्रश्न और आंकिक प्रश्न का, जो सिर्फ इस वीडियो से जो भी इसमें जो हम लोग थ्योरी सीखे उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। तो अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए।